नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और खबरों में मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज बैठक के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। बैठक में पहले दिन 4 चुनावी राज्यों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज 5 राज्यों पर मंथन होगा जिसमें 2 प्रस्ताव रखे जाएंगे, अभी तक जो खबर है। वहीं मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी चर्चा की संभावना अभी तक जताई जा रही है। तस्वीरों में आपके सामने राजधानी दिल्ली से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक थी जो आज दूसरा और आखिरी दिन है। मिशन 2024 पर बीजेपी का ये मंथन और 24 में शंखनाद की बीजेपी की पूरी तैयारी। आज बैठक के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। आपको बता दें कि बैठक में पहले दिन यानी कि कल 4 चुनावी राज्यों पर चर्चा की गई थी और आज 5 राज्यों पर मंथन के होने के आसार है जिसमें 2 प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सशक्तिकरण के ऊपर चर्चा होने की संभावना जताई गई है। विधानसभा चुनावों पर भी मंथन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाषण भी देंगे। आपको बता के 2023 में कहां चुनाव होंगे। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, साथ साथ तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये वो जगह है, राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं। मिजोरम, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव के आसार 2023 में है। तो तमाम तैयारियां बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में, इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है। इसी बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और विधानसभा में चुनावों पर फोकस खास तौर पर रहेगा और बीजेपी का एजेंडा कार्यकारिणी बैठक का यही कि 2024 में जितने भी चुनाव होने हैं उन पर फोकस कैसे किया जाए और कैसे वोट साधे जाए ज्यादा से ज्यादा। कुल लोकसभा सीटों का 17% 10 राज्यों में है। देखिए 17% अपने आप में बड़ा आंकड़ा होता है और 10 राज्यों में चुनाव के आसार जताए जा रहे हैं तो 17% इनमें आता है। लोकसभा की 160 सीटों पर चर्चा जहां पर बीजेपी कमजोर है। इसी बीच आनंद कुमार सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े। आनंद, क्या कुछ अपडेट, आज क्या कुछ खास मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है तो प्रधानमंत्री दिखाना चाहता हूँ मोदी पहुंच चुके हैं लगातार। प्रधानमंत्री मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मोदी पहुंच चुके हैं, लगातार मंथन चल रहा है। कल ही 4 राज्यों में जिनको इस साल चुनाव होने हैं 4 राज्यों में मंथन हो चुका है और अगर आज की बात करें तो आज 5 राज्यों में मंथन होना है। उससे पहले बता दूं तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी ने जो आज प्रस्ताव रखे जाएंगे उसमें सबसे पहले है आर्थिक और सामाजिक तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है, उसको पास हो चुका है और उसके बाद कुछ देर में ही धर्मेंद्र प्रधान इस पर आएंगे, पर पीसी करेंगे। और अगर उसके बाद बात करें तो आज गुजरात चुनाव में जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान आ चुके हैं। तमाम मीडिया के सह प्रभारी संजय मयूख और अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी तमाम नेता आ गए हैं और कुछ देर में जैसे कि मैंने बताया था पीसी करेंगे। तो अब यहाँ से आर्थिक सामाजिक मामलों में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको आके वर्णन बताएंगे, मीडिया को बताया जाएगा कि क्या क्या प्रस्ताव था और उसमें किस बात पर सहमति बनी है। लेकिन अगर बात करें इसके साथ साथ तो गुजरात चुनाव में जीत पे बम्पर पे उसमें CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष अपना वर्णन देंगे, कैसे चीज़ें की गई थी। और उसके बाद लंच होगा, लंच के बाद G20 पर भी बात होगी और उसके साथ इसमें जिसके बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर बताएंगे कि G20 को लेकर उन्होंने क्या विशेष इंतजाम किए हुए हैं और G20 का अध्यक्ष जबकि अब भारत है तो उसको लेकर क्या विशेष किया जाएगा। जो आज भारत की एक एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी जो दुनिया में उसका डंका बज रहा है, उसके चलते G20 हमारे देश में आया तो उसके लेकर भी बात होगी। और इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव आएगा और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और उसके बाद बताएं लास्ट और सबसे आखिरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे जिसके बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज यहाँ शाम लगभग 4:30 तक खत्म हो जाएगी। जी आनंद, कहा जा रहा है कि आज एक अहम मुद्दा जो है वो मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है कि इसके ऊपर आज चर्चा होनी है, तो इसके ऊपर क्या कुछ चर्चा के आसार है? जी आपने बिल्कुल सही कहा, एक प्रस्ताव आना है मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। पार्टी में विशेष तौर पर ट्रिपल तलाक से लेकर कई मुद्दे थे जहां मुस्लिम महिलाओं को उनके सशक्तिकरण को लेकर पार्टी ने कई कदम उठाए हैं जिसके बाद अब एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव लाया जाएगा मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए। तो आप समझ सकते हैं आगे की राह मुस्लिम महिलाओं के लिए और आसान ये पार्टी करना चाहती है। तो उसके बाद एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे महिला सशक्तिकरण और मुस्लिम महिला सशक्तिकरण में विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। जी
आनंद, लगातार हम देखते हैं कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में नजर आती है। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि जो 10 राज्यों में चुनाव होने हैं वो 17% है, तो काफी महत्व होते हैं इस कार्यकारिणी बैठक के अपने आप में ही। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बात 10 की नहीं, 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 4 पे कल ही मंथन हो चुका है, 5 पे आज मंथन होगा। तो आप समझ सकते हैं ये साल और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ये दोनों साल लगातार बीजेपी के लिए एक टफ समय रहेगा। और अगर ये 9 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीतती है, उसके बाद एक मॉरल बूस्टर होगा बीजेपी के लिए। और 2024 जो कि खुद लोकसभा चुनाव है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटन के उपरांत राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई थी। आज पहला सत्र में सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र अभी पारित हो रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा रखी गई इस प्रस्ताव को दक्षिण के हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसदीय व्यापार तथा विदेश विभाग की राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी और हरियाणा के पार्टी के लोकसभा के सदस्य आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी ने समर्थन किया। सदन उस प्रस्ताव को पारित कर रहा है। मित्रों, मैं अगर इस प्रस्ताव की कुछ मुख्य अंश आपके सामने रखूं, पिछले 8 सालों में, 8.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एक समावेशी, सर्वस्पर्शी, आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए जो 2014 में पहला ही वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे सरकार सबका साथ, सबका विकास की दायित्व लेगा, वो केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। पिछले 8 सालों में विशेष करके आर्थिक पक्ष हो या उस आर्थिक नीतियों के कारण उत्पन्न सामाजिक प्रभाव हो, जिसमें समाज अधिकार की विषय रखने वाला समाज, हक की लड़ाई लड़ने वाला समाज आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ी है, सशक्तिकरण की ओर बढ़ी है, एम्पावरमेंट की ओर बढ़ी है। एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की एक सफल प्रवास मोदी जी की कुशल नीति, विचार स्पष्टता और सटीक क्रियान्वयन के कारण विश्व की इस कठिन परिस्थिति में भी मित्रों, देश की केवल समस्या नहीं रहा, दुनिया की सभी देशों ने कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है, जिसमें उल्लेख करने लायक विषय है स्वदेशी टीका। आज देश की 219 करोड़ लोगों को लग चुकी है। 30 करोड़ टीका हमने बाहर भी भेजा है। ये अपने आप में भारत को सशक्तिकरण करना, एम्पावर करना, आत्मनिर्भर करना, सरकार की नीति कारण वो दिन हम लोग ना भूले। कोरोना की शुरुआत के दिनों में प्रधानमंत्री स्वयं, जिसको कहते हैं, हेड ऑन किया था। टीका बनाने के बारे में भी देश के वैज्ञानिकों को मिला, उनसे समझा, उनको दिशा दर्शन दिया और टीका बनी, टीका लगी और भारत आज सुरक्षित है। मित्रों, विश्व की आर्थिक स्थिति कैसे था? जब हमें दायित्व मिला, हम फ्राजाइल 5 की अंदर गिने जाते थे। 2014 में
भारत 10वीं स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से गुलामी की हमारी मुक्ति से 75 साल पूरा कर रहे हैं, उस समय में हमने यूके को पीछे छोड़ के 5th पोजीशन पे आए। यह अपने आर्थिक नीति की एक बहुत बड़ी सफलता की स्टेटमेंट है। कोरोना की कष्ट काल में भारत की एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके बारे में हमने दायित्व लिया। मोदी जी ने योजना बनाई, चिंता की। आज खाद्य सुरक्षा योजना के उपरांत 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देश की जनता को, 80% जनता को दिया गया। और आज तो संपूर्ण मुफ्त में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था, जो कुछ मूल्य होता था उसको शून्य करके बिना मूल्य की व्यवस्था कर दी गई है। आज विश्व की सकल जीडीपी के घरेलू उत्पादन में भारत 2014 में जब 2.6% कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वो आज बढ़ के 3.5% तक पहुंची है। मित्रों, ये इससे बढ़िया संजोग आजादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे कुछ नहीं हो सकता है। देश में जीएसटी कलेक्शन बढ़ी है। 2014 और 22 की अगर हम तुलना करें, लगभग 22.6% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है। उस आर्थिक सशक्तिकरण के कारण वो पैसा गया कहां? आज जिला केंद्र में डायलिसिस हो रहे देश में, हार्ट स्टेंट और अन्य जरूरी हेल्थ रिलेटेड वस्तुओं की कीमत घटी है। देश में 5000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले गए हैं। आज देश की 16 करोड़ छोटे उद्यमी 7,74,000 करोड़ रुपया की मदद मुद्रा योजना में सरकार के कारण ले पाए हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी, इसके एक नया पैमाना आज खड़ा हुआ है। मध्य वर्गीय लोगों की घर बनाने की आकांक्षा के लिए ऋण देने की स्लैब को बढ़ाया गया और सुविधा उपलब्ध करवाया गया है। किसानों की बारे में समग्रता से चिंता करना, किसान की मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़े, किसान की उत्पादित चीजों को सटीक मूल्य मिले, इसकी कई योजनाओं को आज सामने लाया गया है। मित्रों, आज वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज सरकार की एक प्राथमिक नीति बन चुकी है। अर्थनीति के भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उड़ान, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, ये सब के कारण देश की 21st सेंचुरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते थे, बंदरगाह था, विमान अड्डा था, लेकिन आज हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे भारत के अंदर इनलैंड वाटर को बढ़ाते हुए क्रूज टूरिज्म डेवलप हो। यह सिर्फ किताबी बातें अभी नहीं रहा है, ये सब देश के अंदर जिला केंद्र, कमिश्नरेट हेडक्वार्टर में ये उसका अनुभव देश की मध्य वर्गीय नागरिक, सामान्य नागरिक लेना शुरू कर दिया है। मित्रों, कभी देश में नौजवानों की भविष्य को लेके हम सब चिंतित होते थे। रोजगार, स्वरोजगार, ये विषय चर्चा में रहती थी। पिछले कोरोना के समय में देश में
स्टार्टअप्स की दुनिया की, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 8 साल के अंदर मैं पिछले 2 साल की बात को उल्लेख करना चाहूंगा। आज देश की नौजवान जॉब सीकर्स हैं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, अभी हमारे प्रस्तावकों ने कई उदाहरण दिया। देश की नौजवान अपने पैर पे खड़ा होने के लिए उद्यमी बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत, गरीब कल्याण योजना, जब कोरोना आई 20 लाख करोड़ रुपया की पैकेज से लेके सेक्टर स्पेसिफिक इंडियन मार्केट की उत्पादन को पूरा करने के लिए, देश की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक नई चाल बिछाया गया है, जिसके कारण देश में रोजगार स्वरोजगार की नंबर बढ़ रहे हैं। यह अनुमान किया गया कि देश की अगर लॉजिस्टिक को सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए रिफॉर्म्स के माध्यम से, देश निवेश के लिए आकर्षक स्थान होगा। गति शक्ति योजना उसकी परिणाम है। देश में नया लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया। राज्य सरकारों को, भारत सरकार की विभिन्न विभागों को, देश की उद्योग जगत को पहली बार एक गति शक्ति फ्रेमवर्क में जोड़ने की व्यवस्था किया गया है। डीबीटी आज पिछले 8 साल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 22.6 लाख करोड़ रुपया की डीबीटी दिया गया है लोगों को। कभी आप कल्पना करिए, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजे तो गरीब की जेब में 15 पैसा जाता था। आज 1 रुपया भेजे तो चंद मिनट के अंदर उसके जेब में 1 रुपया चला जाता है, जिसके हिसाब में आपके सामने मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि को गिनाते हुए दे रहा हूं। 22.6 लाख करोड़ रुपया पिछले दिनों में गया है। मित्रों, ऐसे ही एकलव्य विद्यालय माध्यम से विशेष करके वनवासी आदिवासी लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, खेल में उत्कृष्टता खड़ा करने के लिए आज 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय खड़े किए जा रहे हैं। उनके लिए सीधा भारत सरकार की स्कीम लागू किया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मित्रों, सारे अर्थनैतिक पॉलिसी के कारण न केवल भारत सशक्त हुई है, आत्मनिर्भर हुई है, उसके अंदर, उसके कारण देश में जो एक चेतना आई है, आज सामाजिक उपलब्धियों की नई पैमाना हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, जो लोग कभी हमको पूछते थे अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बनाएंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यकारिणी आभार प्रकट किया, मंदिर की तिथि भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही भव्य मंदिर देश को समर्पित हो जाएगा। काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उस दिशा में है। सोमनाथ की विकास कार्य, हिमालय में केदारनाथ धाम की पुनर्निर्माण, केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र की तमाम विकास कार्य की जा रही है। पहली बार 4 धामों की रोड नेटवर्क, करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हेमकुंड साहिब और गिरनार की रोपवे में जोड़ा गया है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक को प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में लोकार्पित किया है। प्रसाद योजना के तहत बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मोढेरा के सूर्य मंदिर को
हेरिटेज लाइटिंग यानी सोलार लाइट से, सोलार एनर्जी से लाइटिंग की व्यवस्था किया गया है।